मेरे प्यारे मित्रों, जीके मस्ती एमएस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड रंजीत सिंह की बुक का जो 4 पार्ट हो गए थे, यानी 80 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए गए थे हम लोगों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 81 से जितने हो जाए आज, तो क्वेश्चन नंबर 81 में पूछ रहा है कि द डार्क लेडी अपीयर्स इन दी सोनेट्स। कह रहा है कि डार्क लेडी किसके सोनेट में दिखाई देती है। कल हम लोगों ने सोनेट पर चर्चा की थी विलियम शेक्सपियर के, और उसमें हम लोगों ने देखा था वर्ड्सवर्थ ने शेक्सपियर के सोनेट के बारे में बताया था कि इनके सोनेट 127 पर शुरुआत होते हैं, जिसमें उनकी मिस्ट्रेस, उनकी मलकिन बहुत बुरी हैं, पजल पिक के। दे आर abominably harsh, obscure and worthless. The other are for the facets. They are also in many places warm with passion. Their chief faults and heavy ones, they are sameness, tediousness, quaintness and elaborate obscurity. ये वर्ड्सवर्थ उनके सोनेट के बारे में कहते हैं कि उनके सोनेट 127 से शुरू होते हैं। जब उनकी मलकिन, यही डार्क लेडी के बारे में बताया, बहुत बुरी तरीके से पजल बेग है, और वो एबॉनमेनली भद्दे हैं, एब्सक्यूर हैं, और बेवजह के उनके हैं। वो जो सोनेट हैं बेवजह के, वर्थलेस। दी अदर्स आर फॉर दी मोस्ट पार्ट, और दूसरों के लिए, दूसरे बहुत ही मोस्ट पार्ट के लिए हैं, अच्छे हैं। मैनी फाइन लाइन्स एंड पैसेज, और वो कई स्थानों पर बहुत ही जोशीलापन है उनके अंदर। दे आर ऑल्सो इन मैनी प्लेसेस वार्म विद पैशन, और उनकी मुख्य जो अवगुण हैं, देयर चीफ फॉल्ट्स, उनकी जो मुख्य फॉल्ट्स हैं वो ये हैं, हैवी वंस, वो ये हैं, सेमनेस है उनके अंदर, सेमनेस, टीडियसनेस है, क्वांटनेस है, इलोबोरेट है, ऑब्सक्यूरिटी है। तो ये तो वर्ड्सवर्थ का विचार था शेक्सपियर के सोनेट के बारे में। हैजलिट कवि ने शेक्सपियर सोनेट के बारे में बताया था कि यदि शेक्सपियर कुछ भी ना लिखते, लेकिन उनके सोनेट जो हैं, he would have been assigned to the class of gold. कुछ भी ना लिखते, लेकिन उनके सोनेट जो हैं, अगर उनका कुछ भी महत्व नहीं होता, इफ शेक्सपियर हैड रिटेन नथिंग, कुछ भी नहीं लिखा होता, लेकिन हिज सोनेट, लेकिन उन्होंने सोनेट, ही वुड हैव बीन असाइन्ड टू द क्लास ऑफ गोल्ड, तो उनको कोल्ड क्लास बन जाता है, आर्टिफिशियल राइटर बन जाते अगर सोनेट ना लिखते। हु हैड नो जेन्युइन सेंस ऑफ नेचर और पैशन, और उनके सोनेट में कोई भी जेन्युइन नहीं है और ना ही कोई सेंस है पैशन और नेचर का। ये हैजलिट साहब का विचार है कि यदि शेक्सपियर कुछ भी ना लिखते तो सही था, लेकिन सोनेट तो ना लिखते। वो असाइन करते हैं, मतलब बताते हैं कि वो किस क्लास, कोल्ड ऑफ क्लास के हैं, आर्टिफिशियल राइटर हैं, वो हैं, उनमें कोई जेन्युइन नहीं है, और प्रकृति का कोई भाव नहीं है, और ना ही पैशन का कोई भाव है। ये हैजलिट साहब उनके सोनेट के बारे में कहते हैं। कल हमने बताया था लैंडर साहब ने कुछ ऐसा ही कहा था शेक्सपियर के सोनेट के बारे में। कहा था कि नॉट ए सिंगल वन इज वेरी एडमिरेबल, केवल एक नहीं है जिसकी अधिक प्रशंसा की करने योग्य हो, सिंगल भी नहीं है जिसको जो प्रशंसा बहुत प्रशंसा करने के योग्य हो।
दे आर हॉट एंड पोर्थी, उनके सोनेट हॉट और पोथरी हैं। देर इज मच कॉन्सेशन है, लिटिल डेलिकेसी है, और ऐसी जैसे रैस फेरी है, जैम जैसे रैस्पबेरी जैम विदाउट क्रीम, ऐसे उनके सोनेट हैं जैसे रैस्पबेरी मतलब रैस्पबेरी का जाम बिना क्रीम का, बिना क्रस्ट का और बिना ब्रेड का, ऐसे उनके सोनेट बताए हैं लैंडर साहब ने शेक्सपियर के सोनेट। मतलब कोई एक शब्द प्रशंसा के लिए तो नहीं है। नॉट ए सिंगल वन इज वेरी एडमिरेबल, दे आर हॉट एंड पैथेरी, देर इज मच कॉन्डेनेशन, लिटिल डेलिकेसी, लाइक raspberry jam without cream, without crust, without bread, to break its viscidity. अगला, on going through the 154, H.G. एडन साहब ने इंट्रोडक्शन दिया था। उन्होंने एक किताब लिखी है, W.H. एडन ने एक किताब लिखी है इंट्रोडक्शन शेक्सपियर के सोनेट पर। तब उसमें वो कहते हैं कि ऑन गोइंग थ्रू द 154 ऑफ देम, 154 मतलब 154 जब सारे आप पढ़ डालोगे, ऑन गोइंग थ्रू दी 154 154 लिखे थे। तो W.H. एडन साहब कहते हैं इंट्रोडक्शन बुक में अपनी कि जब 154 सोनेट आप उनके पढ़ डालोगे तो आई फाइंड, मैंने 154 सबसे गुजर गया सारे सोनेट्स, ऑन गोइंग थ्रू दी 154 ऑफ देम, तब मैंने आई फाइंड 49, तब मैंने 49 विच सीम टू मी एक्सलेंट, तब हमने सारे सोनेट्स में 49 सोनेट ऐसे पाए जो थोड़े बहुत मेरे लिए एक्सीलेंट थे, थोड़े बहुत मेरे लिए अच्छे और बुद्धिमानी से भरे लगे। एक गुड नंबर ऑफ रेस्ट, उनमें हमें एक अच्छी तरीके की रेस्ट मालूम हुआ, मतलब विश्राम मालूम हुआ। हैव 1 or 2 मेमोरेबल लाइन्स, और उनमें भी कहीं कहीं पर 1 या 2 लाइनें बहुत ही मेमोरेबल लाइन है, यादगार लाइन है। बट देयर आर आल्सो सर्वल विच आई कैन ओनली रीड आउट ऑफ ए सेंस ऑफ ड्यूटी, लेकिन मैंने कई ऐसी भी लाइनें पढ़ी, मैं ऐसी भी लाइनें पढ़ सकता हूं जो सेंस ऑफ ड्यूटी की थी। फॉर द इंफीरियर, उनमें इंफीरियर था। वी हैव नो राइट टू कॉन्डेम्ड, मुझे कोई अधिकार मेरे पास नहीं है कि मैं कॉन्डेम्ड करूं उनका, शेक्सपियर का। जब तक कि वी आर प्रिपेयर टू बिलीव, जब तक हमें विश्वास न हो जाए कि ये बिलीफ फॉर विच देयर इज नो एविडेंस दैट ही प्रिपेयर्ड और इंटेंडेड देम ऑल टू पब्लिश्ड। तो ये तो कहते हैं W.H. एडन साहब हैं। मैंने 154 पढ़े, उनमें से 49 हमें कुछ सेंस एक्सीलेंट लगे, और काफी हद तक उन 149 हमने जो मिले 154 में से, उनमें 1-2 ए गुड नंबर ऑफ दी रेस्ट, बहुत कम जगह पे रेस्ट मिला, और उनमें 1-2 लाइनें बड़ी मस्त थी। आई कैन ओनली रीड आउट ऑफ ए सेंस ऑफ ड्यूटी, मैं उन्हें इसलिए पढ़ सकता हूं सेंस ऑफ ड्यूटी के भाव से। और इंफीनियर वी हैव नो राइट, मुझे कॉन्डेम्ड करने का कोई अधिकार ही नहीं है, शेक्सपियर को कॉन्डेम्ड करें, उनकी आलोचना करें, लेकिन वी आर प्रिपेयर्ड, हमें तैयार रहना चाहिए विश्वास करने के लिए कि एक विश्वास, देयर इज नो एविडेंस, केवल विश्वास ही एक गवाह, कोई नहीं होता जब तक वो प्रकाशित होने के लिए तैयार ना हो जाए। तो W.H. एडन साहब ने ये शेक्सपियर के सोनेट के वे अपनी किताब इंट्रोडक्शन में लिखा है। अब एडन साहब और लिखते हैं आगे, दी होम सेक्सुअल रीडर, जो होम सेक्सुअल रीडर हैं निश्चित करेंगे, आगे लिखते हैं होम सेक्सुअल रीडर डिटरमाइंड टू सिक्योर अवर टॉप बर्ड। जो होम सेक्सुअल रीडर है वो निश्चित करते हैं कि ये तो टॉप का गायक है। शेक्सपियर के सोनेट में जो होम सेक्सुअल रीडर है, डिटरमाइंड, वो निश्चित करते थे कि ये निश्चित ही टॉप का बार्ड है, गवैया है। एज ए पैटर्न सेंट ऑफ दी हेमिटर्न, जैसे हेमिटर्न का पैटर्न गायक हो। हैज बीन अनक्रिटिकली इथुसिस्टिक है, जिनके पास में
अनक्रिटिकली एथोसिस्टिक था अबाउट द फर्स्ट 100। पहले जो 100 हैं उनमें बिना अनक्रिटिकली एस्थेटिक्स के बारे में। एंड 26 और 26 ऑफ द सोनेट्स में से जो 26 हैं एंड प्रीफर टू इग्नोर दोज टू डार्क लेडी, जो अधिक डार्क लेडी, उनमें से डार्क लेडी को अधिक इग्नोर करते हैं। इन विच द रिलेशनशिप इज एन equally sexual and the fact that Shakespeare was a married man and a father। वो कहते हैं जबकि 26 से मतलब 100 पहले 126 तक तो हैं, लेकिन 126 के बाद में उन्होंने जो डार्क लेडी को समर्पित किए हैं और कहते हैं कि एक पिता और एक मैरिड मैन होने के नाते ये फैक्ट समझ में आता है कि वो सेक्सुअल व्यक्ति था। ये इंट्रोडक्शन में W.H. एडन उनके सोनेट पे कहते हैं। और आगे कहते हैं W.H. एडन कि द सोनेट्स एड्रेस टू डार्क लेडी आर कंसर्नेड विद दैट मोस्ट ह्यूमिलेटिंग ऑफ ऑल इरोटिक एक्सपीरियंस, सेक्सुअल इनफैक्चुएशन, वीनस टाउ इंटायर एज प्रो अटैच। W.H. एडन कहते हैं कि सोनेट डार्क लेडी को एड्रेस करना एक कहीं न कहीं उससे किससे कंसर्न था कि वो बहुत ही ह्यूमिलेटेड था, तुच्छ व्यक्ति था। इरोटिक एक्सपीरियंस, उसका इरोटिक एक्सपीरियंस की तुच्छता थी कि वो डार्क लेडी को एड्रेस कर रहा है। सेक्सुअल इन्फेक्शन था उसके अंदर, जैसे वीनस टाउट इंटायर एज ए पोएरिक अटैच, जैसे वीनस पूर्ण रूप से जुड़ी हुई थी पोएरिक अटैच के साथ में। ये W.H. एडन कहते हैं इंट्रोडक्शन में शेक्सपियर के सोनेट के बारे में। तो ये सोनेट के बारे में बताया गया और सोनेट पर एक चर्चा बढ़िया करी जाए। शेक्सपियर ने सोनेट का बहुत अच्छी तरीके से प्रयोग किया और ही मॉडिफाइड इट, इसने थोड़ा बहुत इसमें परिवर्तन भी किया, थोड़ा बहुत। उन्होंने उस स्टाइल को रिजेक्ट कर दिया और राइम ऑफ पिट्रार्क की रिम मतलब जो लय थी और उसकी जो स्टाइल थी उसको इग्नोर कर दिया। इंग्लिश या शेक्सपियरियन सोनेट में 3 क्वार्टेन होते हैं और 1 कपलेट होता है। राइमिंग स्कीम AB CD EF ये तो क्वार्टेन हो गए ना, 4 लाइन के, 4 लाइन की कोई कविता हो उसे क्वार्टेन कहते हैं। तो 3 क्वार्टेन मतलब 12 लाइन, तो 12 लाइन, पहली 2 लाइन 4 लाइनें AB पहला क्वार्टेन, दूसरा क्वार्टेन CD तीसरा EF और जो लास्ट में कफलेट आता है वो होता है GG। यही राइमिंग स्कीम शेक्सपियर सोनेट की है और यही राइमिंग स्कीम इंग्लिश सोनेट की है। शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखे, जानते हो, 1609 में प्रकाशित हुए, जानते हो। ये सभी अच्छी तरीके से उसके मास्टरमाइंड और क्राफ्ट को रिवाइल करते हैं, बताते हैं कि वो एक मास्टरमाइंड व्यक्ति था। लेकिन इन मोस्ट ऑफ हिज लव सोनेट, इन सोनेट में से अधिकतर उसके लव सोनेट्स थे जो डार्क लेडी को समर्पित थे। और डार्क लेडी ये कोई कहता है कि ये मैरी फिटेन थी जो एक नौकरानी थी, किसके यहाँ? रानी एलिजाबेथ के यहाँ एक नौकरानी, सम्मानित नौकरानी थी मैरी फिटेन। और कुछ उन्होंने अपने सोनेट अपने मित्र को, मतलब कुछ डार्क लेडी को जो रानी एलिजाबेथ के यहाँ नौकरानी थे उसके लिए लिखा, उस पर इसका दुलाया था। और कुछ इसने अपने मित्र जो पैटर्न जो अर्ल ऑफ सदमटम था, इसका नाम हेनरी रॉयल्सले था। तो ये है, कहा जाता है कि 1 से लेकर 126 तक इसने जो सोनेट WH यानी विलियम हर्बर्ट पेम्बोर्ग का जो अर्ल था उसके लिए, या फिर हेनरी रॉयल्सले जो सदमटम का वह जागीरदार था उसके लिए,
लेकिन 127 से 152 तक इन्होंने डार्क लेडी के लिए, जिसकी पहचान मैरी फिटेन के बारे में हुई है, लेकिन अब भी तर्क का विषय बना हुआ। और दो जो इसके सोनेट हैं लास्ट के, उसने क्यूपिड के बारे में लिखा है, CUPID, क्यूपिड के बारे में 2 सोनेट में लिखा है। क्यूपिड क्या है? ये द गॉड ऑफ लव बताया जाता है, द गॉड ऑफ लव के बारे में। क्यूपिड एक द गॉड ऑफ लव है, उसके बारे में इन्होंने 2 सोनेट 53 और 54 और बताते हैं, रिविजन्स झलक दिखाते हैं एपिग्राम की, एंथोलॉजिया ग्रेसिया के एपिग्राम की झलक दिखाते हैं, लेकिन वो मुख्य रूप से लिखे गए थे सेम वेन में और सेम ही तरीके से। शेक्सपियर के सोनेट्स भावों और अध्यात्म उनमें चेंज होता रहता है। शेक्सपियर के सोनेट का विषय मुख्य रूप से दुख यानी सारो, जेलियसी यानी घृणा, ट्रू लव यानी सच्चा प्रेम, टाइम पर है, फ्रेंडशिप पर है इत्यादि पर उनके सोनेट का विषय है। मुख्य रूप से सारो, जीलियस, ट्रू लव, टाइम, फ्रेंडशिप। जब हम सच्चे प्रेम को प्रस्तुत करते हैं तो उसका जो अवधारणा है वो ये है, अनअल्टर्ड एंड अनअल्टरेबल होती है, मतलब बदलने वाला प्रेम ना हो। उसकी धारणा ये है कि सच्चा प्रेम वो है जो अनअल्टर्ड, ना बदलने योग्य हो। जैसा कि उसने ट्रू लव में कहा है, जब वो कहता है कि लव इज नॉट लव, अरे प्रेम प्रेम नहीं है, विच अल्टर्स व्हेन इट अल्टरेशन फाइंड्स, जिसमें बदलाव आने पर जिंदगी में प्रेम में बदलाव आ जाए तो फिर वो प्रेम नहीं है, ऐसा कहता है विलियम शेक्सपियर। लव इज नॉट टाइम्स फूल, अरे प्रेम कोई समय की मूर्खता नहीं है। लेकिन जब कहीं पर वो कंसोलेशन के भाव को लिखता है, ये तो ट्रू लव है, लेकिन जब कंसोलेशन के भाव को लिखता है तब कहता है, फॉर थाई स्वीट लव रिमेम्बर्ड सच वेल्थ ब्रिंग्स, अरे तुम्हारे इस मधुर प्रेम के लिए हमने याद किया, वेल्थ ब्रिंग्स, धनवान, मतलब तुम्हारे इस प्रेम को याद करके हमें धन की जैसी प्राप्ति हुई। दैट देन आई स्कॉर्न टू चेंज माई स्टेट विद किंग्स, तब मैंने स्कॉर्न किया कि कैसे राजाओं ने अपने स्टेट चेंज कर दिए प्रेम के लिए। ये तो कॉन्सोलेशन के भाव में लिखता है, कहीं कहीं रिमेम्बरेंस में लिखता है, वो रिमाइंड करते हुए पुराने और खुश भरे मोमेंट्स को याद करते हुए लिखता है, अपने पुराने दिनों को कहता है कि वेन टू दी सेशन ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट आई समन अप रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट, अरे वेन टू दी सेशन ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट, जब मैं उस मधुर साइलेंट थॉट का सेशन याद करता हूं तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई साई दी लाइक ऑफ मैनी ए थिंग आई साट, मैं सोचता हूँ, आ भरता हूँ उन वस्तुओं को खो जाने की, एंड विद ओल्ड ओज, उन पुराने वादों को न्यू वेल, नया पर्दा पहनाया गया, माई डियर टाइम, अरे मेरे बर्बाद हुए समय, अरे मेरे समय, वो पुराने ओज को नया पर्दा पहनाया गया। ये रिमेम्बरेंस वाले सोनेट में कहता है। एक इसका सोनेट ब्यूटी एंड आर्ट पर है, ब्यूटी एंड आर्ट पर है, ट्रू लव है, कंसोलेशन हमने बताया, रिमेम्बरेंस बताया, ब्यूटी एंड आर्ट पर है। उसमें ये लिखता है कि सिंस ब्रास नॉर स्टोन नॉर अर्थ नॉर बाउंडलेस सी बट सैड मॉर्टेलिटी ओवर सोएज देयर पावर। ब्यूटी एंड आर्ट पर कहती है, ना तो ब्रास से, ना तो स्टोन से, ना तो अर्थ से और ना तो बाउंडलेस सी से, केवल सैड मॉर्टेलिटी, केवल दुखी मॉर्टेलिटी है, ओवर सोएज, केवल दुखी मॉर्टेलिटी ही ओवर सेज करेगी उसके पावर को। हाउ विद दिस रेज सेल ब्यूटी होल्ड एपली, कितनी अच्छी लाइन है। सिंस ब्रास नॉर स्टोन नॉर अर्थ नॉर बाउंडलेस सी बट सैड मॉर्टेलिटी ओवर सोएज देयर पावर, हाउ विद दिस रेज सेल ब्यूटी होल्ड एपली,
हुज एक्शन इज नो स्ट्रॉन्गर देन ए फ्लावर। कितनी अच्छी, हुज एक्शन, कौन सा ऐसा कार्य जो अधिक स्ट्रॉन्गर नहीं है इस फूल से, बट सैड मोर्टी ओवर सोएज देयर पावर, हाउ विद दिस रेस सेल ब्यूटी होल्ड एपली। ये तो कहता है ब्यूटी एंड आर्ट में। शेक्सपियर की स्किल सोनेट नंबर 94 में दिखती है। वो कहता है फॉर स्वीटेस्ट थिंग्स टर्न श्योरेस्ट बाई देयर डीड्स, मतलब फॉर स्वीटेस्ट थिंग्स टर्न श्योरेस्ट बाई देयर डीड्स, लिलीज दैट फेस्टर स्मेल फॉर वर्स एंड देन वीड्स। शेक्सपियर 145 सोनेट में केवल एक सोनेट है जो आइम्बिक टेट्रामीटर में लिखा गया। हमने बताया था पिछले भाग में, एक भाग में 100, बाकी 14 लाइन के हैं पेंटामीटर में, सभी हैं आइम्बिक पेंटामीटर में, लेकिन 145 सोनेट नंबर है, वही केवल ऐसा सोनेट है जो किसमें लिखा गया, वही एक सोनेट ऐसा है जो आइम्बिक टेट्रामीटर में लिखे गया, मतलब 8 सिलेबल्स का। सोनेट नंबर 126 जिसकी राइमिंग स्कीम कंफर्म नहीं है, इसमें बारह ही लाइन है, मतलब 6 लाइनें कपलेट के रूप में आई हैं, ए बी ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ एफ। मतलब सोनेट नंबर जो 126 है इसमें 12 लाइनें हैं और ये क्वार्ट्रेन में नहीं बटा है, ये कपलेट में है, यानी 6 कपलेट है 12 लाइन का, ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ एफ। और सोनेट नंबर 99 जिसमें 15 लाइन है 14 की बजाय, और उसकी राइमिंग स्कीम है 99 जो सोनेट है 15 लाइन वाला, जिसकी राइमिंग स्कीम है ए बी ए बी ए बी ए बी ए सी डी ई एफ जी जी। बाकी वही है, केवल ए बी ए एक्स्ट्रा हो गया, तो ये 15 लाइन्स हैं। तो ये तो इनके सोनेट हुए। अब ज्यादातर इनके बारे में सब पढ़ा जा चुका है। 127 से 154 तक जो डार्क लेडी के बारे में बताया गया, विद्वान जो हैं इनका नाम पहचानते हैं कि मैरी फिटन थी, लेकिन अब भी ये लेडी जो है मिस्ट्री है। बताया ये जाता है कि वो एक ब्यूटीफुल मिस्ट्रेस थी जिसके ब्लैक हेयर और रेवन ब्लैक आईज थी। वो मैरी फिटन बताई जाती हैं जो गॉसवर्थ हॉल में रहती थी। मैरी फिटन कहाँ रहती थी? GAWS वर्थ, गॉसवर्थ हॉल में रहती थी। और वो एक एलाइन फेलेरियो हो सकती हैं, मैरी फिटन भी हो सकती हैं, और कोई कोई लोग बताते हैं एलाइन फ्लेरियो नाम था उनका। एलाइन फ्लेरियो जो एक इटालियन ट्रांसलेटर की पत्नी थी, उनके लिए भी ये सोनेट लिखे गए ऐसा बताया जाता है। डार्क लेडी मैरी फिटन भी हो सकती है, और कोई कहता है कि ये एलाइन फ्लेरियो थी जो एक इटालियन ट्रांसलेटर की पत्नी थी। और ऐसा विचार डॉक्टर एब्रू बर्ल जी कहते हैं। कौन कहता है? एब्रू, AUBREY, एब्रू बर्ल जी कहते हैं, जो एक एंटी क्यूरीज सोसाइटी के समकक्ष हैं। डॉक्टर एब्रू बर्ल वो कहते हैं कि डार्क लेडी का मतलब यहाँ मैरी फिटन नहीं है। डार्क लेडी वो नहीं मैरी फिटन जो गॉसवर्थ हॉल में रहती थी। वो कहते हैं इसका मतलब एलाइन फेलेरियो है, जो एक ट्रांसलेटर इटालियन का था जिससे प्रेम हो गया था शेक्सपियर को। ऐसा एब्रू बर्ल जी बताते हैं, जो एंटी क्यूरीज सोसाइटी के समकक्ष हैं। और कहते हैं, या कुछ लोग कहते हैं कि मैरी फिटन एलाइन फेलेरियो हो सकती हैं दो में से। अब तीसरा भी नाम बताया जाता है, लूसी मॉर्गन भी हो सकती है। कौन? लूसी मॉर्गन, MORGAN, लूसी मॉर्गन भी हो सकती हैं, जो गिर गई थी, और उनका दूसरा नाम लूसी निग्रो भी जाना जाता है। ये लूसी मॉर्गन जो है हो सकती है, ऐसा विचार डॉक्टर डंकन ने किया है। किसने? डॉक्टर डंकन ने किया है, जो पढ़ाते थे यूनिवर्सिटी ऑफ चिकचेस्टर में। डॉक्टर एब्रू बर्ल ने बताया है कि ये डार्क लेडी
एलाइन फोलेरियो हो सकती हैं, जो एक इटालियन ट्रांसलेटर की पत्नी थी, और जबकि डॉक्टर डंकन साहब जो कीचेस्टर विश्वविद्यालय के डॉक्टर थे, प्रोफेसर थे, वो कहते हैं कि इसका नाम लूसी निग्रो था। तो विद्वानों का मत अपना अपना है, अपने अपने हिसाब से लोग बता रहे हैं। तो अब क्या सही है वो तो परमात्मा जाने, लेकिन अपने अपने हिसाब से लोग बता रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन 82वां, क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है शेक्सपियर हैज नो हीरोज ओनली हीरोइंस। शेक्सपियर के पास में कोई हीरो नहीं है, केवल हीरोइंस हैं, ऐसा विचार रस्किन साहब कहते हैं। कौन कहता है? शेक्सपियर के पास में कोई हीरो नहीं है, केवल हीरोइंस हैं, ऐसा रस्किन साहब कहते हैं। शेक्सपियर के जितने भी प्ले हैं उसमें अधिकतर नायिकाओं का जलवा है, इसीलिए शायद रस्किन कहते हैं कि शेक्सपियर हैज नो हीरो ओनली हीरोइंस। शेक्सपियर के जो हिस्ट्री प्लेस थे वो 10 सामान्य तौर पर माने जाते हैं। हिस्टोरिकल प्लेस जो है सामान्य तौर पर 10 माने जाते हैं, और बताया ये जाता है कि ये 10 प्ले जो हैं अंग्रेजी साहित्य का ज्यादातर पार्ट 12 से 16 शताब्दी तक की कथाएं हैं। 10 नाटकों में 12 शताब्दी से पुराना नाटक 12 शताब्दी से लेकर 16 शताब्दी तक, यानी 1200 से 1550 तक की घटनाएं इनमें ऐतिहासिक नाटकों में दी गई हैं। तो इसीलिए बताया जाता है कि शेक्सपियर के जो नाटक हैं वो 350 वर्षों का शासन काल के बारे में वर्णन करते हैं। शेक्सपियर हिस्ट्री प्लेज का नाम उसने दिया था रेनिंग मोनार्क ऑफ पीरियड के मोनार्क के हिसाब से नाम दिया था। उसने कोई प्ले नहीं लिखे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब कोई क्रम में प्ले नहीं लिखे, वो तो मना गया, लिख दिए जो आगे पीछे जो भी है, तो क्रोनोलॉजिकल प्ले नहीं लिखे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तो ये है कि पहले किंग जॉन हुए, फिर रिचार्ड सेकेंड हुए, फिर हेनरी फिफ्थ पार्ट 1 और सेकेंड, हेनरी फिफ्थ, हेनरी सिक्स्थ पार्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड होना चाहिए, रिचार्ड थर्ड एंड हेनरी एट दीज विल कवर 5 जनरेशन ऑफ मीडियल पावर स्ट्रगल्स। ये जो नाटक हैं ये तो मध्यकालीन प्रशासन की 5 जनरेशन को कवर करते हैं, जैसे किंग जॉन के बेटे रिचार्ड सेकेंड, फिर उनके बाद हेनरी फोर्थ जिसके 3 पार्ट इसने दिए, हेनरी फोर्थ के फर्स्ट सेकेंड, फिर हेनरी फिफ्थ, और फिर हेनरी सिक्स्थ जिसके 3 पार्ट, हेनरी सिक्स्थ के फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फिर हेनरी सिक्स्थ के बाद में रिचार्ड थर्ड, और फिर हेनरी एट्थ। ये प्ले जो है मध्यकालीन पावर का मतलब एक तरीके से 4 जनरेशन का अच्छी तरीके से वर्णन किया है। इसके हिस्ट्री प्लेज में 100 ईयर्स वार का भी वर्णन है, जो 100 ईयर्स वार इंग्लैंड का फ्रांस के साथ में हुआ था, जो हेनरी फिफ्थ से और जॉन ऑफ आर्क से हुआ था। जो 100 ईयर वार था फ्रांस के साथ में, इंग्लैंड की तरफ से राजा हेनरी फिफ्थ लड़े थे और फ्रांस की तरफ से जॉन ऑफ आर्क लड़े थे, एंड दी वार्स ऑफ दी रोजेज। और जो एक वार हुआ था रोजेज, जो यॉर्क और लांकेस्टर के मध्य में हुआ था। 100 ईयर्स वार्स हेनरी फिफ्थ और जॉन ऑफ आर्क के मध्य में हुआ था, उसका वर्णन किया है शेक्सपियर ने। और वार ऑफ रोजेज जो यॉर्क YOR के यॉर्क और लांकेस्टर के मध्य में हुआ था, उसका भी वर्णन किया है। उसके ऐतिहासिक नाटकों में अंग्रेजी राजाओं की उसने मजबूती और कमजोरी प्रस्तुत की है।
अंग्रेजी राजाओं की उसने ऐतिहासिक नाटकों में कमजोरी और मजबूती प्रस्तुत की है। किंग जॉन, रिचर्ड सेकेंड और हेनरी सिक्स्थ की, किंग जॉन, रिचर्ड द्वितीय और हेनरी षष्ठम की उसने ये अंग्रेजी, इन तीन राजाओं की, जो अंग्रेजी राजा थे, अंग्रेजी इंग्लैंड के राजा थे, इनके उसने कमजोरी प्रस्तुत की है। किंग जॉन और रिचर्ड द्वितीय और हेनरी सिक्स्थ की उसने कमजोरी प्रस्तुत की है। लेकिन हेनरी फोर्थ और हेनरी फिफ्थ और रिचर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकेंड की तो कमजोरी, लेकिन रिचर्ड थर्ड की उसने मजबूती प्रस्तुत की है। ये उसके हिस्टोरिकल प्लेस का जज्बा है। किंग जॉन, रिचर्ड सेकेंड और हेनरी सिक्स्थ की तो कमजोरी, लेकिन हेनरी फोर्थ और हेनरी फाइव और रिचर्ड थर्ड की उसने मजबूती प्रस्तुत की है। अब 1 से 126 तक के सोनेट जो WH को है, कोई कहता है कि ये भ्रम का विषय है, कोई कहता है कि मिस्टर WH कोई साधारण व्यक्ति था जो इनकी कविताएं लाता था प्रकाशन के हैंड में, मतलब कोई साधारण व्यक्ति था जो प्रकाशित करवाता था इनकी किताबें, तो उसके लिए उन्होंने लिख दिया। कोई कहता था कि इनका फ्रेंड था जिसको ये कई कविताएं लिखा करते थे, संबोधित किया करते थे। लेकिन जो फेवरेट कैंडिडेट है, प्रिय जो व्यक्ति हैं जिनका ज्यादा विद्वान नाम लेते हैं, वो विलियम हर्बर्ट, जो पेम्ब्रोक के अर्ल थे, पेम्ब्रोक के अर्ल थे, जिनका फर्स्ट फोलियो जिनको डेडिकेट है, फर्स्ट फोलियो इन्हीं को डेडिकेट है, विलियम हर्बर्ट को। या फिर हेनरी रॉयल्सले, जो अर्ल ऑफ सदर्नपटन के सदर्नपटन थे, अर्ल ऑफ सदर्नपटन थे, जो जिनको इन्होंने वीनस और एडोनिस, द रेप ऑफ ल्यूक्री, इन्होंने दोनों नैरेटिव पोएम अपनी इन्हीं को समर्पित की थी। तो कहते हैं कि इन्हीं को इन्होंने 126 तक ये सोनेट दिए थे, डेडिकेट किए थे। 1593 में वीनस और एडोनिस और 1594 में द रेप ऑफ ल्यूक्री, ये दोनों नैरेटिव पोएम। कोई कहता है कि WH का मतलब विलियम रॉयल्सले से है, हेनरी रॉयल्सले से है। लेकिन अगर देखा जाए, कोई मिस्टर एट एनोदर को भी कहते हैं, सर विलियम हार्वे भी इनका नाम आता है। किसी को कोई कहता है विलियम हार्वे जो थर्ड हस्बैंड थे किसके, सदर्नपटन्स मदर। कोई कहता है कि इन्होंने ये संबोधित किए थे विलियम हार्वे को, जो तीसरे पति थी सदर्नपटन की माता के। उसने उसकी वकालत की कि हार्वे एक अच्छा व्यक्ति था और वो शेक्सपियर को उत्साहित करता था सोनेट लिखने के लिए, ऐसा उन्होंने बताया गया है कि शेक्सपियर को वो उत्साहित करता था। कौन? तीसरा व्यक्ति। जिस कोई तो कहता है कि हर्बर्ट पहले व्यक्ति बताए थे, पेम्ब्रोक के जो जागीरदार थे जिनका नाम विलियम हर्बर्ट था, उनको फर्स्ट फोलियो दिया गया है, डेडिकेट किया गया है। दूसरा कहता है कि या तो हो सकता है WH से मतलब हेनरी रॉयल्सले, जो अर्ल ऑफ सदर्नपटन थे, जिनको इन्होंने 2 पोयम डेडिकेट किए हैं, वीनस और एडोनिस, वीनस एंड एडोनिस और द रेप ऑफ ल्यूक्री, ये दोनों नैरेटिव पोएम डेडिकेट किए हैं। या तो तीसरा व्यक्ति हो सकता है विलियम हार्वे। और विलियम हार्वे कौन? तीसरा पति सदर्नपटन की माता, और वो वकालत करता था शेक्सपियर की कि आप सोनेट लिखें, साहस बढ़ाता था शेक्सपियर का, इस युवा व्यक्ति का। इसीलिए विलियम शेक्सपियर दी सोनेट्स जो विलियम बर्टो ने की है, उसमें इन्होंने ऐसा बताया। इस चीज को मानने वाले कि सर विलियम हार्वे इसके थे डेडिकेटेड, इस बात को माना है विलियम बर्टो ने। और विलियम बर्टो ने जो किताब लिखी है विलियम शेक्सपियर दी सोनेट्स एडिटेड, इन्होंने इंट्रोडक्शन में WH एडेन भी
जो न्यूयॉर्क के रहने वाले थे, उन्होंने भी इसमें बताया है, ए सिग्नेट क्लासिक न्यू अमेरिकन लाइब्रेरी में। तो इस तरीके से ये सोनेट है। अब इससे कुछ भी नहीं छूटा है विलियम शेक्सपियर से। क्वेश्चन जल्दी जल्दी देख लेते हैं। 83वां क्वेश्चन है, इफ म्यूजिक बी दी फूड ऑफ लव, यदि म्यूजिक बी दी फूड ऑफ लव प्ले ऑन, ये लाइन किसमें है? ये ड्यूक ओर्सिनो 12th नाइट में कहता है। अब ये किस एक्ट में दिखाई देती है? ये लाइनें किस एक्ट में दिखाई देती हैं कि इफ म्यूजिक बी दी फूड, यदि प्रेम का भोजन म्यूजिक है तो बजाया जाए। तो ये लाइनें एक्ट फर्स्ट और एक्ट सीन पहली लाइन से शुरुआत होती है, 12th नाइट है ना। 12th नाइट में ये लाइनें आई हैं, इफ म्यूजिक बी दी फूड ऑफ लव प्ले ऑन। कौन कहता है ये ऑर्सिनो कहता है, जो इलेरिया का ड्यूक है। ये लाइनें ऑर्सिनो कहता है और एक्ट फर्स्ट और सीन फर्स्ट में कहता है। अगला, इफ लाइफ इज ए टेल, इट इज ए टेल या टोल्ड बाई एन इडियट। मतलब लाइफ इज ए टेल टोल्ड बाई एन इडियट। अरे ये जिंदगी जो है जिसका वर्णन एक इडियट के द्वारा किया गया है। और कहता है फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, जो साउंड और फ्यूरी से भरी हुई है। सिग्निफाइंग नथिंग, कुछ भी सिग्निफाइंग नहीं है। ये मैकबेथ कहता है। किस सीन में कहता है कि ये लाइफ जो है एक इडियट के द्वारा कही गई है और इसमें कुछ भी सही नहीं है, साउंड और फ्यूरी से भरी है। सिग्निफाइंग नथिंग, कुछ भी सिग्निफाइंग नहीं है। ये एक्ट 4th और एक्ट 5th और सीन 5th में ये लाइन कही गई है। मैकबेथ है जिसमें डंकन राजा होता है स्कॉटलैंड का। इस तरीके से मैकबेथ। अब अगली लाइन है, क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड एज ऑफ पोर्सिया फ्रॉम मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये लाइनें जो हैं ये पोर्सिया कहती है। ये एक्ट 4th और सीन 1st की लाइन है। एक्ट 4th और सीन 1st की लाइन है। एक्ट 4th और सीन 1st की लाइन है। एक्ट 4th चौथे एक्ट की और सीन पहली की लाइन है, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड। ये पोर्सिया कहती है। 86वां क्वेश्चन कहता है, टू दी ओनली बी बेटर ऑफ दीज इंसीविंग सोनेट्स मिस्टर WH ऑल हैप्पीनेस एंड दैट इटर्निटी। अभी अभी हमने बताया था, ये लाइन किसने कही है? टू दी ओनली बी बेटर ऑफ दीज इंसीविंग सोनेट्स मिस्टर WH ऑल हैप्पीनेस एंड दैट इटर्निटी promised by our ever living poet with the well-wishing adventure in setting forth TT the initial। TT stands, ये TT किसके लिए है? TT का मतलब है थॉमस थॉर्पी द पब्लिशर, जिसे बताया जाता है। टू दी ओनली बी बेटर ऑफ दीज इन्यूसिंग सोनेट्स मिस्टर WH ऑल हैप्पीनेस एंड दैट इटर्निटी। तो टीटी का मतलब यहाँ पे आया है थॉमस थॉर्पी, जो प्रकाशक था सोनेट्स का। क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि ही इज ए डॉक्टरेट ऑन शेक्सपियर्स मेजर ट्रेजेडी। उसने वकालत की, एक टिप्पणी लिखी किस पर? शेक्सपियर की मुख्य ट्रेजेडी पर। क्या उसने लिखा? शेक्सपियर्स मेजर ट्रेजेडीज ए स्टडी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन एपोक्स। ही इज आल्सो द फाउंडर सेक्रेटरी ऑफ शेक्सपियर सोसाइटी ऑफ इंडिया। और उसने डॉक्टरेट किया क्या? शेक्सपियर्स मेजर ट्रेजेडी ए स्टडी इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन अप्रोच। ये उसने डॉक्टरेट किया, मतलब ये शोध किया उसने क्या? शेक्सपियर मेजर ट्रेजेडी ए स्टडी इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन अप्रोच, मतलब शेक्सपियर की मुख्य ट्रेजेडी का अध्ययन भारत के संदर्भ में। और उसने सेक्रेटरी ऑफ शेक्सपियर सोसाइटी ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ द शेक्सपियर सोसाइटी ऑफ इंडिया का वह संस्थापक भी है। शेक्सपियर द इंडियन आइकन एंड शेक्सपियर वेरिड पर्सपेक्टिव्स
कुछ इसकी सिग्निफिकेंट पब्लिकेशंस हैं, ये कुछ किताबें उसने लिखी हैं। कौन कौन? शेक्सपियर्स मेजर ट्रेजेडी, ए स्टडी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन अप्रोच, सेक्रेटरी ऑफ द शेक्सपियर सोसाइटी ऑफ इंडिया, और तीसरी बुक है शेक्सपियर द इंडियन आइकॉन एंड शेक्सपियर वेरिड पर्सपेक्टिव्स। तो ये किसने लिखी किताबें? ये विक्रम चोपड़ा ने लिखे हैं। किसने? विक्रम चोपड़ा। काउटेजी इन शेक्सपियर, ये किसने किताब लिखी है? बहुत अच्छी लाइन है, बहुत अच्छा लाइन है कि कॉर्टेजी इन शेक्सपियर, ये किताब किसने लिखी है? विक्रम चोपड़ा ने या रामविलास शर्मा ने या मोहिनी मोहन भट्टाचार्य ने? तो कॉर्टेसी इन शेक्सपियर ये लाइनें लिखी हैं मोहिनी मोहन भट्टाचार्य ने। विक्रम चोपड़ा ने तो आप लोग अभी अभी देखे हो, विक्रम चोपड़ा ने जो किताबें लिखी हैं वो तो आप लोग देख ही चुके हो। कौन कौन? शेक्सपियर ए मेजर ट्रेजेडी, ए स्टडी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन अप्रोच, और एक किताब है शेक्सपियर द इंडियन आइकॉन एंड शेक्सपियर वेरिड पर्सपेक्टिव्स। रामविलास शर्मा की किताब हमने तुम्हें बताई थी कि रामविलास शर्मा ने किताब लिखी थी एसेज ऑन शेक्सपियर ट्रेजेडी। रामविलास शर्मा ने किताब लिखी थी शेक्सपियर पर, एसेज ऑन शेक्सपियर ट्रेजेडी। तो कॉर्टेजी इन शेक्सपियर ये किताब लिखी है मोहिनी मोहन भट्टाचार्य ने। अगला कहता है क्वेश्चन 89, हुज वर्क इज द शेक्सपियर प्ले एज पोएम, कैम्ब्रिज 1890। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में 1980 में ये किताब लिखी गई। कौन सी? द शेक्सपियर प्ले एज पोएम, शेक्सपियर प्ले एज पोएम, ये लिखी है एस विश्वनाथन। किसने लिखी है? एस विश्वनाथन ने लिखी है किताब। क्या? द शेक्सपियर प्ले एज पोएम, 1980 में कैम्ब्रिज में। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि ये किसने लिखा है? इनफर्म ग्लोरी, शेक्सपियर एंड द रिनेसा, इमेज ऑफ मैन। इनफर्म ग्लोरी, शेक्सपियर एंड द रिनेसा, इमेज ऑफ मैन, ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में शोध हुआ। और लिखा किसने? ये लिखा है सुकांता चौधरी ने। सुकांता चौधरी ने लिखा है इनफर्म ग्लोरी, शेक्सपियर एंड द रिनेसा, इमेज ऑफ मैन, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय 1981 में। इनफर्म ग्लोरी, शेक्सपियर एंड द रिनेसा, इमेज ऑफ मैन। 91, क्वेश्चन नंबर 91 है, किसने लिखा मिथ, रिच्यूल एंड शेक्सपियर, ए स्टडी ऑफ क्रिटिकल थ्योरी एंड प्रैक्टिस। बहुत अच्छा शोध है। मिथ, MYTH, मिथ, रिच्यूल एंड शेक्सपियर, मिथ, रिच्यूल एंड शेक्सपियर, ए स्टडी ऑफ क्रिटिकल थ्योरी एंड प्रैक्टिस। ये राजीव वर्मा ने शोध किया था। राजीव वर्मा की किताब है मिथ, रिच्यूल एंड शेक्सपियर, मिथ, रिच्यूल एंड शेक्सपियर, ए स्टडी ऑफ क्रिटिकल थ्योरी एंड प्रैक्टिस। ये मिच्यूल ए राजीव वर्मा की बुक है। 92, क्वेश्चन नंबर 92, किसने ये किताब लिखी? कौन? शेक्सपियर थ्रू स्टर्न आइज, ये लंदन में लिखी गई 1932 में। शेक्सपियर थ्रू स्टर्न आइज, शेक्सपियर थ्रू THROUGH, शेक्सपियर थ्रू स्टर्न आइज, ये लंदन 1932 में लिखी गई। रजनी जी सहानी ने लिखी, रंजी जी सहानी ने ये लिखी किताब शेक्सपियर थ्रू स्टर्न आइज। 93 क्वेश्चन कहता है कि शेक्सपियर केम टू इंडिया, शेक्सपियर केम टू इंडिया, ये किसने बुक एडिट की? शेक्सपियर केम टू इंडिया, ये बुक किसने एडिट की? तो हमने बताया था CD नरसिंघम ने ये बुक एडिट की। शेक्सपियर केम टू इंडिया, ये किताब जो है एडिट की थी किसने? CD नरसिंघम ने एडिट की थी। किसने? CD नरसिंघम ने एडिट की थी शेक्सपियर केम टू इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, वेन एवर आई एम आस्क्ड हु इज द प्ले राइट हु हैज इन्फ्लुएंस्ड यू द मोस्ट, आई से शेक्सपियर, हुज रिमार्क इज दिस। ये लाइन कौन कहता है?
कि वेन एवर आई एम आस्क, जहां कहीं भी मैं पूछता हूं, जब कभी, वेन एवर, जहां कभी भी मैं पूछता हूं कि हु इज द प्ले राइट हु हैज इन्फ्लुएंस्ड यू द मोस्ट, जहां कहीं भी मैं पूछता हूं कि कौन वो प्ले राइट है जिसने तुम्हारे ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव डाला, तो मैं सदैव यही कहता हूं, जब कभी भी मैं मुझसे पूछा जाता है, सॉरी ये इसका अर्थ निकालना गलत हो गया, वेन एवर आई एम आस्क्ड, जब कभी भी मुझसे पूछा जाता है कि हु इज द प्ले राइट हु हैज इन्फ्लुएंस्ड यू द मोस्ट, जब कभी भी मुझसे पूछा जाता है कि कौन ऐसा नाटककार है जिसने तुम्हारे ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव डाला, तो मैं कहता हूं शेक्सपियर। ये है ग्रीस कर्नाड का कोटेशन, वेन एवर आई एम आस्क्ड हु इज द प्ले राइट हु हैज इन्फ्लुएंस्ड यू द मोस्ट, आई से शेक्सपियर। जब कभी भी मुझसे पूछा जाता है कि कौन नाटककार ने तुम्हारे ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव डाला, तो मैं शेक्सपियर को बताता हूं। 95 क्वेश्चन है, किसका ये कार्य है? शेक्सपियर, हिज वर्ड एंड हिज आर्ट। कितना सुंदर है, शेक्सपियर हिज वर्ड एंड हिज आर्ट, ये लिखा है KRS आइंगर ने, KRS आइंगर ने लिखा है। क्या लिखा है? शेक्सपियर हिज वर्ड एंड हिज आर्ट, शेक्सपियर हिज वर्ड एंड हिज आर्ट। कंफ्यूज मत होना, क्योंकि शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट ये एडवर्ड डाउडेन ने लिखा है, हिज माइंड एंड आर्ट ये एडवर्ड डाउडेन ने लिखा है, लेकिन शेक्सपियर हिज वर्ड एंड हिज आर्ट ये KRS आइंगर ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 96 कहता है कि उसने एसेज ऑन शेक्सपियर ट्रेजेडी लिखा। इस किताब में उसने एक लंबी भूमिका लिखी हिंदी में। इस बुक का पहला चैप्टर ट्रेजेडी है। बताना, उसने शेक्सपियरियन ट्रेजेडी लिखी और इस बुक में उसने एक लंबी भूमिका लिखी हिंदी में। पहला चैप्टर उसका ट्रेजेडी है और 4 जो उसकी महान ट्रेजेडी, हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो, मैकबेथ, ये अलग अलग तरीके से इस पर डिस्कस हुई। और दूसरा जो चैप्टर वो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी का है, उनकी समस्याओं का है और दूसरी ट्रेजेडी के बारे में भी बताया गया। अपेंडिक्स इज अबाउट, मुख्य रूप से मार्लोवे और मैकविलियम्स के बारे में है, जबकि अपेंडिक्स बी में, अपेंडिक्स ए में मार्लोवे और मैकियावेलिज्म के बारे में, और अपेंडिक्स बी में टेम्पेस्ट ए पोस्टस्क्रिप्ट टू किंग लियर, टेम्पेस्ट ए पोस्टस्क्रिप्ट इन किंग लियर, इस पर चर्चा है। वह कौन सा भारतीय शेक्सपियरियन क्रिटिक है? वह और कोई नहीं, रामविलास शर्मा ने ही तो लिखा है एसेज ऑन शेक्सपियर, है ना। 97 क्वेश्चन लिखा है, श्री अरविंदो, तारकनाथ सेन, S नागराजन, KD सेथना, इन्हें अमल किरण नाम जिनका है, KD सेथना जिन्हें अमल किरण भी कहते हैं, रामविलास शर्मा, VY कंटक, कृष्ण रायन, CD नरसिम्हा, SNH जयफ्री, AA अंसारी, बसवर्ज नैकर, S विश्वनाथन, सुकंता चौधरी, भीम एंड दहिया, विक्रम चोपड़ा, ये कुछ नाम है भारतीय क्रिटिक्स के। इन्होंने किस पर कार्य किया? ध्यान दें, श्री अरविंदो, तारकनाथ सेन, S नागराजन, KD सेथना जिनका नाम अमल किरण भी कहते हैं, रामविलास शर्मा, VY कंटक, कृष्ण रायन, CD नरसिंघम, SNH जाफरी, AA अंसारी, बसवराज नैकर, S विश्वनाथन, सुकंता चौधरी, भीम और दहिया, विक्रम चोपड़ा, ये कुछ सिग्निफिकेंट नाम है इंडियन क्रिटिक्स के। इन्होंने कार्य किया विलियम शेक्सपियर का, ध्यान रखना। शेक्सपियर became a shareholder in the 2 of the leading theatres। शेक्सपियर जो है शेयर होल्डर बने थे 2 नाटकों थिएटरों के। कौन कौन?
तो ग्लोब और ब्लैक फिलर के शेयर होल्डर बने थे। 99 क्वेश्चन, द स्ट्रीम ऑफ टाइम विच इज कॉन्टिन्यूली वॉशिंग डिसोल्यूबल फैब्रिक्स ऑफ अदर पोएट्स पासेस विदाउट इंजरी बाय द एडमेंट ऑफ शेक्सपियर। ये रिमार्क सैमुअल जॉनसन का है शेक्सपियर के बारे में, लेकिन किस बुक में सैमुअल जॉनसन ने ये रिमार्क दिया है? क्या? द स्ट्रीम ऑफ टाइम, समय की धारा, विच इज कॉन्टिन्यूली वॉशिंग, जो समय की धारा जो निरंतर वॉशिंग करती रहेगी, धोती रहेगी, क्या? डिसोल्यूबल फैब्रिज ऑफ अदर पोएट्स, दूसरे पोएटों की जो फैब्रिज है, डिसोल्यूबल मतलब जो सॉल्व नहीं हो सकती है समस्या, उसकी फैब्रिक्स को, ना हल होने वाली फैब्रिक्स को, डिसोल्यूबल फैब्रिक्स को वो धोती रहेगी निरंतर, जो ये वक्त की धारा है, और गुजरती रहेगी बिना इंजरी के बाय द एडमेंट ऑफ शेक्सपियर, मतलब शेक्सपियर, अदामंत ऑफ शेक्सपियर, एडेमेंट ऑफ शेक्सपियर के द्वारा वो लोग अपने घावों को धोते रहेंगे, बिना घावों को उन कवियों को उनकी ना हल होने वाली समस्याओं को धोती रहेगी। द स्ट्रीम ऑफ टाइम विच इज कंटिन्यूली वॉशिंग डिसोल्यूबल फैब्रिक्स ऑफ अदर पोएट्स पासेस विदाउट इंजरी बाय द एडमेंट ऑफ शेक्सपियर। ये रिमार्क सैमुअल जॉनसन ने अपनी किताब प्रीफेस टू शेक्सपियर में दिया है। कौन सी किताब? प्रीफेस टू शेक्सपियर। और आज का अंतिम सवाल, हु कॉल्ड शेक्सपियर, हु कॉल्ड शेक्सपियर मेली फ्ल्यूस शेक्सपियर, मतलब किसने शेक्सपियर को मेली फ्ल्यूस शेक्सपियर कहा है? मेली, MELLIFLUOUS, मेली फ्ल्यूस शेक्सपियर किसने कहा है? तो मेली फ्ल्यूस शेक्सपियर थॉमस हेवुड ने कहा है। मेली फ्ल्यूस शेक्सपियर थॉमस हेवुड ने कहा है। तो इस तरीके से 5 पार्ट कंप्लीट हुए। नेक्स्ट पार्ट में 50-50 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि अब जो एक्सप्लेन का टाइम था वो बहुत हमने ले लिया, और अब एक्सप्लेन जो है ज्यादा नहीं, क्योंकि अब एक्सप्लेन हो ही चुका है, और उसके बाद नाटक भी, कैरेक्टर और उनकी लाइंस भी लेनी है, और उनकी स्टोरी भी, जो मेन ट्रेजेडी है उनको लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बार बार सुने और ध्यान दें और ज्ञान बढ़ाएं। मेरे प्यारे मित्रों, जीके मस्ती एमएस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड रंजीत सिंह की बुक का जो 4 पार्ट हो गए थे, यानी 80 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए गए थे हम लोगों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 81 से जितने हो जाए आज, तो क्वेश्चन नंबर 81 में पूछ रहा है कि द डार्क लेडी अपीयर्स इन दी सोनेट्स। कह रहा है कि डार्क लेडी किसके सोनेट में दिखाई देती है? कल हम लोगों ने सोनेट पर चर्चा की थी विलियम शेक्सपियर